अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नंबर 3 जो कि एक पोम है, इसका टाइटल है देयर विल कम सॉफ्ट फ्रेंड्स, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस पिक्चर को देखें एंड डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ नेचर। इस पिक्चर में आपको नेचर, कुदरत के मनाजिर नज़र आ रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ दरख्त हैं, पेड़ हैं, इसमें पानी है, दरिया है, नदियाँ हैं। आप पार्क में जाते होंगे, आप घर से बाहर निकलते होंगे, आपको ये मनाजिर नज़र आते होंगे। तो इस पिक्चर को देखते हुए, उन मनाज़िर को देखते हुए आप नेचर के बेनिफिट्स डिस्कस करें। ये नेचर, ये कुदरत हमें क्या बेनिफिट्स, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे वो फराहम करता है, इसका क्या मकसद है, आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेचर के क्या फ़ायदे हैं। एंड ऑल्सो यू कैन डिस्कस हाउ डज़ नेचर एनहांस फिजिकल फिटनेस, कैसे नेचर जो है वो हमें फिजिकल फिट रखती है, एंड इन व्हाट वे डज़ नेचर रिड्यूस आवर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। और कैसे जब हम इन दरख्तों के बीच जाते हैं, पार्क में जाते हैं, हरियाली को देखते हैं, कैसे वो हमारी परेशानी को या हमारे स्ट्रेस को ख़त्म कर देती है और हमें स्ट्रेस फ्री कर देती है। तो हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। Students, remember one thing: reading a chapter or a text or a lesson is different from reading a poem. जब भी हम पोम पढ़ते हैं तो हम सीधे सीधे उसको नहीं पढ़ते, या ऐसा नहीं है कि जैसे ही फुल स्टॉप आए हम वहाँ पे खड़े हो जाएं, या कॉमा आए हम पॉज करें, ऐसा नहीं है। जब भी हम पोम को पढ़ते हैं तो हम राइमिंग के साथ उसे पढ़ते हैं ताकि लगे वो पोम। तभी हमें पोम पढ़ने में, हमें सॉन्ग सुनने में मज़ा आता है, क्योंकि उसमें राइमिंग होती है, उसमें सेम सेम साउंड के वर्ड रिपीट। जैसे आप इस पोम में भी देख सकते हैं कि लास्ट वर्ड्स जो हैं, जैसे पहली लाइन में एक वर्ड है ग्राउंड, दूसरी लाइन में उसी का ही राइमिंग वर्ड है साउंड, तीसरी लाइन में नाइट है, उसी का राइमिंग वर्ड फिर चौथी लाइन में वाइट है, पांचवी में फायर, फिर वायर, वन टन, ट्री अटरली, डॉन गॉन। तो ये राइमिंग्स होती हैं, और यही जो है वो पोम को पढ़ने में, पोम का जो मज़ा है, उसकी रीडिंग है, वो उसको इन्हांस करती है। There will come soft rains and the smell of the ground, swallows circling with a shimmering sound, and frogs in the pool singing at night, and wild plum trees in tremulous white. Robins will wear their feathery fire, whistling their whims on a low fence wire. And not one will know of the war, not one will care at last when it is. Not one would mind, neither bird nor tree, if mankind perish utterly. And Spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone. There will come soft rains and the smell of the ground. जब बारिश से कबल बूंदाबांदी शुरू होती है तो ज़मीन मिट्टी की खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। एंड swallows सर्कलिंग a shimmering sound. यहाँ पे swallow का मतलब है अबाबील। अबाबील परिंदे जो होते हैं वो अपनी सुरीली आवाज़ें निकालते हुए तेज़ी से इधर उधर चक्कर लगाते हैं ड्यूरिंग रैन। और मेंढक रात की तारीकी में जोहड़ों में तराते हैं। एंड वाइल्ड प्लम ट्री ट्रिमलस वाइट, और हवा लगने से, हल्की बूंदाबांदी से जंगल में बेर के तरफ झूम रहे होते हैं। रॉबिन्स विल वियर देयर फीदरी फायर, दूसरी तरफ रॉबिन के घर को आग लग जाती है। रॉबिन इज ऑल्सो अ स्मॉल ब्राउन बर्ड, और आग खामोशी से घर के बाहर लकड़ी की बाँस को खामोशी से भस्म कर देती है। एंड नॉट वन ऑफ द वार, नॉट वन, कुदरत की और इंसान की इस जंग का किसी को इल्म भी नहीं पाता। विल केयर एट लास्ट वन, जब तक सब कुछ जलकर भस्म नहीं हो जाता, किसी को उस तबाही की फिक्र लाहक नहीं। Not one would mind, neither bird nor tree, if mankind perished utterly. जंगल के परिंदे और जानवरों को भी इंसान की इस तबाही पर कोई एतराज़ नहीं। And spring herself when she woke at, और सारी इंसानियत ही मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद हो। And spring herself when she woke at dawn would scarcely know that we are gone. यहाँ तक कि जब मौसम बहार आएगा, उसे भी इस वक्त तक इस तबाही का इल्म नहीं हो पाएगा। S.T. स्टेल ने ये पोम लिखी है, जो कि एक अमेरिकन पोइट है। इनका नाम है सारा टी स्टेल। उन्होंने ये पोएम, तो अगर हम इस पोएम के एनालिसिस को देखें
कि सारा टीसडेल इस पोएम में हमें क्या समझाना चाह रही हैं। तो सारा टीसडेल बेसिकली इस पोएम में हमें नेचर के बारे में बता रही है कि इंसान जो होता है वो नेचर पे कभी कभी रहम नहीं करता। दरख्तों को काटते हैं, हम नेचर को तबाह कर देते हैं जब हम फैक्ट्रीज वगैरह बिल्डअप करने वाले होते हैं, जब हम प्लाटिंग करते हैं। तो ये सारी नेचर की चीज़ें जो हैं वो हम हाथ से ख़त्म कर रहे होते हैं। हालांकि अगर हम नेचर को देखें तो नेचर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट स्टिल वी डू नॉट केयर अबाउट इट। तो वो उसके ये एक आयरनी भी हो सकती है कि सारा टीसडेल कह रही है कि नेचर को भी इंसान की कोई परवाह नहीं है। अगर इंसान ख़त्म भी हो जाए, एक भी इंसान अगर इस दुनिया में नहीं रहता, तो तब भी नेचर जो है वो वैसी ही रहेगी, वैसे ही बारिशें होती रहेंगी, वैसे ही समर आएगा, विंटर आएगा, स्प्रिंग आएगा, ऑटम आएगा। नेचर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इंसान इस दुनिया में हैं भी या नहीं हैं। उसके अलावा इस पोम में हमें नेचर की खूबसूरती के बारे में बताया गया है कि जब बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है, तो ज़मीन से मिट्टी की खुशबू आती है। और उसके अलावा जानवरों का जिक्र किया गया है, जैसे कि फ्रॉग्स और बर्ड्स का जिक्र किया गया है, जैसे रॉबिन और अबाबिल, सोलोस के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस पोम में डिस्कस की गई हैं। इसमें राइम का यूज़ हुआ है, रिदम का यूज़ हुआ है। जब भी कोई पोम लिखी जाती है तो उसमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें राइम, रिदम, इमेजरी, ओनोमेटोपिया, हाइपरबली, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर। ये सारी चीज़ें एक लिटरेरी डिवाइस होती हैं, वो डिवाइसेस जो कि एक पोम की शेप देती हैं। Rhyme is a literary device in which similar syllables at the end of different words are repeated. It is mostly used at the end of poetic lines. Rhyme क्या है? Rhyme एक literary device है जो कि same sound देता है but different words के through. Rhyming words कौन से होते हैं? Rhyming words वो words होते हैं जो कि जिनका sound same होता है but spelling उनकी different होती है। जैसे कि poetic lines के end में आप देख सकते हैं, इस लाइन फर्स्ट लाइन के एंड में वर्ड जो है वो ग्राउंड है, वो सेम साउंड कर रहा है विद द वर्ड साउंड। हालांकि इनकी स्पेल चेंज है बट स्टिल दे आर साउंडिंग द सेम। इसे हम कहते हैं राइमिंग। इन वर्ड्स को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। ग्राउंड, साउंड। थर्ड लाइन में नाइट, वाइट, फायर, वायर, वन, डन, ट्री, अटरली, डान, गॉन। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं जो कि एंड ऑफ द पोइटिक लाइन्स में यूज होते हैं। उसके अलावा दूसरा पोइटिक डिवाइस है हमारे पास रिदम। रिदम इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस अ लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स थ्रू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। अब इस पोम में कुछ वर्ड्स स्ट्रेस्ड होते हैं, कुछ अनस्ट्रेस्ड होते हैं। जब भी हम पोम पढ़ते हैं तो एक म्यूजिक सा क्रिएट होता है जिसे हम रिदम कहते हैं। उसके अलावा इमेजरी इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज टू इवोक रीडर्स सेंसेस एंड फीलिंग्स। इमेजरी यानी इमेजिनेशन का यूज़ होता है पोम में, जिसकी वजह से इंसान जो है जब भी वो पोएम पढ़ता है तो उसको वो ख्यालात अपने जहन में उसको आ रहे होते हैं, तो वो सब कुछ इमेजिन कर रहा होता है, ख्याल की दुनिया में अपने चला जाता है। जब भी वो कोई फिक्शन का टेक्स्ट पढ़ता है तो उसमें इमेजरी का इस्तेमाल हुआ होता है, जिसकी वजह से हम जो कुछ पढ़ रहे होते हैं उसको इमेजिन कर रहे होते हैं। ओनोमेटोपिया इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग और यूजिंग वर्ड्स that include sounds that are similar to the noises the words refer to. फिर हम आते हैं ओनोमेटोपिया पे। ओनोमेटोपिया एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि पोम में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे हमें वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे इसमें शिमरिंग साउंड है। इसके अलावा फ्रॉग्स के बारे में बताया गया कि दे आर सिंगिंग एट नाइट। तो ये जो साउंड्स होते हैं वो हम जब पोम पढ़ रहे होते हैं तो हमें वो साउंड सुनाई दे रहे होते हैं, लाइक दैट। उसे हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। इसके अलावा हाइपरबली यूजेस डेलिब्रेट एंड एक्सट्रीम एग्जैजरेशन टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम द रीडर, एम्फसाइज अ स्टेटमेंट और एड अ सेंस ऑफ ड्रामा। हाइपरबली हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसे हम हाइपरबली कहते हैं। Simile, on the other hand, is a figure of speech used to compare two unlike things using like or as to show common qualities or attributes or emotions. सिमिली और मेटाफर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जो कि किन भी दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए होते हैं। एंड इन द लास्ट, पर्सोनिफिकेशन इज अ एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स और क्वालिटीज एज ह्यूमन बींग्स व्हेन ह्यूमन एक्शंस आर एसोसिएटेड विद एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। पर्सोनिफिकेशन यानी किसी भी चीज़ का इंसान के साथ कनेक्शन दिखाना, उसको उसके साथ अट्रीब्यूट करना किसी भी क्वालिटी को, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं।